नमस्कार। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो है उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने हालांकि इकरार नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, ये एक बॉयफ्रेंड का मसला था, एक अफेयर का मसला था, जिसकी वजह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया। अब इसको थोड़ा लीगल एंगल से हम समझते हैं कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ, प्रकरण होने के बाद दोनों ही पक्षों से बातचीत होती है, चाहे वो राजा रघुवंशी के माता पिता की बात हो या फिर सोनम रघुवंशी के माता पिता की बात हो, दोनों को ही ये मालूम नहीं था कि इस महिला के अवैध संबंध भी थे, किसी से अफेयर भी चल रहा था। बावजूद इसके ये सारी चीजें हुई, शादी को अंजाम दिया गया। अब थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर शिलोंग पुलिस ये कह रही है कि ये पूरा केस ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इस महिला ने ही मर्डर किया है और जिस तरीके से इस पूरे वारदात को सेटअप किया गया, इसमें पूरा हाथ जो है वो सोनम रघुवंशी का है। मेरे साथ हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला क्या है और अंजाम क्या होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। नमस्कार सर, ये बताइए कि इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को अब सीधे तौर पर पुलिस वालों का यही कहना है, चाहे वो इंदौर पुलिस की बात करें या शिलोंग पुलिस की बात करें, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि इस महिला का ही सारा किया धरा है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लीगल एंगल से क्या समझा जाए इसको? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हादसा है वो किस तरह हुआ। जिस व्यक्ति ने भी ये पूरी योजना बनाई, पहली बात तो मैं कहूंगा कि वो बड़ा शातिर दिमाग का आदमी है और उसका दिमाग जो है, आप समझिए कि सुरेंद्र मोहन पाठक या जेम्स हेडली चेस बड़े ऐसे नाटक और नॉवल लिखने वाले हैं, उनसे ज्यादा तेज है। अच्छा। 11 मई को शादी हुई, पहले वो हनीमून मनाने दूसरी जगह गए, फिर योजना बनी कि हम जो है यहाँ से मेघालय चलें। फिर वो मेघालय पहुंचे और मेघालय पहुंचकर उन्होंने जिस होटल में कमरा लिया और जिस तरह से उनके क्रियाकलाप रहे, वो वैसे ही थे जैसे साधारण नव दंपत्ति के होते हैं, हनीमून मनाने वाले कपल के होते हैं जी। पति को, जो राजा रघुवंशी है, उसे नहीं पता था कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। और प्लॉट ये बना कि 3 लोग वो इंदौर से चले और वो मेघालय पहुंचे और मेघालय पहुंचकर उनकी जान पहचान इस तरह हुई जैसे एक टूरिस्ट स्पॉट पर कि भाई साहब कहाँ से आए हो, तो उसने कहा हम उज्जैन से आए हैं, हम जो इंदौर से आए हैं। उन्होंने बताया हम भी इंदौर से आए हैं। तो एक ही स्टेट और एक ही शहर का होने की वजह से जो एक जान पहचान बनती है वो बनी। और उसके बाद ये तय किया गया कि वो वहां पर मावला विहाम एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसमें 3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। तो एक गाइड उन्होंने लिया और गाइड जो था वो अल्बर्ट पीडी नाम का था, जिसे हिंदी नहीं आती थी, वहां की खासी लैंग्वेज आती थी जो मेघालय की भाषा है, और अंग्रेजी आती थी जी। और ये लोग हिंदी में बात कर रहे थे। और उसने आखिरी मौके पर ये बताया कि ये 4 लोग साथ थे और उनके साथ ये महिला थी। और महिला की फोटो, चूंकि जब राजा की फोटो मिली, मरी लाश मिली और उसकी फोटो अखबारों में और सब जगह गई, तो कहानी ये बनाई गई कि इसका कत्ल जो है उग्रवादियों ने किया है, बांग्लादेशी कनेक्शन बताया गया, और सोनम का जो है किडनैप कर लिया गया है। और उसमें इंटरनेशनल एंगल ये जोड़ा गया कि सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया जी। और बांग्लादेश ले आने से क्या होता है कि हिंदू मुसलमान का एंगल आ जाता है। हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि अभी तो पाकिस्तान के लोगों ने आकर हिंदुस्तान की महिलाओं का सिंदूर लूट लिया और अब एक पत्नी को उसके पति के हनीमून के मौके से उठाकर ले गए और बांग्लादेश में वहां के मुसलमान जो है उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। और एक समझिए ये इंटरनेशनल टेंशन का भी एक विषय बनता और हिंदू मुसलमान झगड़े का भी मुद्दा बनता। और ये एंगल क्यों आया? क्योंकि इंदौर को मैं सबसे ज्यादा सांप्रदायिक शहर मानता हूँ। इंदौर की राजनीति में सांप्रदायिकता पूरी तरह से भरी हुई है और इसे इन्होंने सोचा कि इस सारे मामले में जब ये मामला शांत हो जाएगा तो सोनम प्रकट हो जाएगी और सोनम प्रकट होने के बाद जो है अपने पति राजा रघुवंशी की प्रॉपर्टी, जो कि वो ट्रक का काम करता था, उसके पास
तकरीबन 12 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, तो वो उसे मिल जाएगी वारिस के रूप में। और फिर उसका जो प्रेमी है, जिसका नाम अब उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा है, वो उसके साथ रहेगी जी। अब इस कहानी में ट्विस्ट और जो मोड़ आया वो ये आया कि सोनम का भाई और जो सर एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो सवाल मन में उठ रहा है वो मैं पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये इस कहानी को इस तरीके से परोसा गया कि इसको इंटरनेशनल एंगल दे दिया जाएगा, उसके बाद ये पत्नी बन जाएगी और उसकी पूरी प्रॉपर्टी की ये मालकिन हो जाएगी, मतलब उसकी हाँ विडो हो जाएगी, और उसके बाद सवाल ये उठता है कि आप इसमें क्या ये जोड़ना चाह रहे हैं कि उसके मम्मी पापा का भी इन्वॉल्वमेंट था, उनको भी पता था ये सारी चीजें, तो ये सब कुछ रचा कौन? सोनम के अलावा और राज कुशवाहा के अलावा किसी को बात नहीं पता थी। और जब ये बातें खुलेंगी तो मैं आपको अपने अंतर्दृष्टि से कह सकता हूं कि राज और सोनम वो दोनों इसमें मास्टरमाइंड बनेंगे, और बाकी जो 2 लोग हैं वो किराए के भाड़े के हत्यारे हैं, उनको उसमें इसलिए शामिल किया गया कि उन्हें पैसा सुपारी दी गई थी जी। बस ये सीधी कहानी है। अब हुआ क्या कि जो जिस तरह से उसके भाई ने, सोनम के भाई ने, और जिस तरह से जो राजा रघुवंशी का भाई है, उन्होंने वहां पर जाकर जो एफर्ट्स किए और जिस तरह से खबर छपी, और जब इसमें बांग्लादेश का एंगल आया और इसमें ये मांग उठी कि सीबीआई को जाए, तो एक तरह से ये मेघालय के टूरिज्म पर बहुत बड़ा खतरा था। आप देखिए 26 लोग मरने के बाद कश्मीर में टूरिज्म कम हो गया है। इसी तरह जो मेघालय में भी टूरिज्म पे लोग जाते ही नहीं कि भाई हम जाएंगे और हमें कोई उठा ले, तो कोई आदमी अपनी जान सबसे बड़ी चीज है हर आदमी के लिए, तो कोई वहां जाएगा नहीं। तो वहां की सरकार के लिए भी नाक का सवाल था कि हम इसे पकड़ें। और मैं खुद मेघालय गया हूं, मैं खुद आसाम गया हूं, मैं जानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट को कभी भी कोई परेशानी किसी तरह की नहीं होती, लूट मार भी नहीं होती। वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन है जी, मुझे पता वहाँ के लोग बड़े रिस्पेक्ट करते हैं। गैंगटॉक आप चले जाए, वहाँ भी बहुत स्ट्रिक्ट, आप एक कूड़ा नहीं फेंक सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है वहाँ की सरकार को और वहाँ के डीजीपी को लगा कि भाई ये मामला जो है बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, तो उन्होंने पूरी भरकस कोशिश की। और आज समझिए एक बात, कातिल कितना ही बड़ा अक्लमंद हो, अगर उसके पास मोबाइल है तो वो पकड़ा जरूर जाएगा। अभी हम हैरसन में लोगों को नहीं पकड़ पाए, उनके पास मोबाइल नहीं था। सर एक मन में जो सवाल उठ रहा है, सर आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये सारा कुछ प्लांट किया गया, आज डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उस महिला को अच्छे से पता होगा कि भाई मैं करूंगी तो फंस जाऊंगी, ऐसा थोड़ी कि बच जाऊंगी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती इस केस को क्लियर करना है तो मेघालय पुलिस ने कह दिया कि भाई यही थी मर्डरर, ओपन एंड शट केस बना देते हैं। देखिए अगर हम ये मान लें आपकी बात, मैं मान लीजिए सोनम का वकील हूँ, और सोनम का वकील होने के हैसियत से मैं कहूंगा इस लड़की को किसी बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सवाल यह है कि वो मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची। सारे लोग जो है, अब जो सबूत है कि सब लोग जितने भी लोग थे वो ट्रेनों के माध्यमों से अपने अपने शहर पहुंचे, और ये गाजीपुर भी इसी तरह पहुंची। और गाजीपुर पहुंचकर इसने जिस तरह से वो काशी पान जाए का एक वहां पर ढाबा था, वहां पर उसने कहा कि भाई मुझे फोन करना है, उसने उससे फोन लिया, फिर अपने घर वीडियो कॉल की, तो वीडियो कॉल में उसने जितनी बात बताई, तो ये जो है सोनम ने नहीं कहा कि पुलिस को बताओ कि मैं यहाँ गई हूँ, नहीं तो उसको पहले सबसे पहले किसी भी उपलब्ध पुलिस वाले के पास जाना चाहिए था, पुलिस थाने में जाना चाहिए था। आप समझिए मेघालय से चली है, रास्ते में कितने थाने पड़े होंगे। एक औरत की मदद हर पुलिस वाला करेगा, कानून के हिसाब से भी करेगा, और वो मेघालय में भी जा सकती थी या जहां उसको मौका मिला। वो सिर्फ जो है ढाबे वाले के पास गई, उसे वहां फोन किया, ढाबे वाले ने पुलिस को सूचित किया एक औरत इस हालत में आई हुई है, तब जो है तो सर 17 दिन के बाद ये सोच कहाँ से आई उसके मन में, क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री हुए तो 17 दिन से उसको ढूंढा जा रहा था। 17वें दिन इसके दिमाग में कैसे आया कि मुझे अब ये मतलब अपने भाई को फोन करना चाहिए, गाजियाबाद मैंने आपको यही तो बताया कि इस मामले का इंटरनलाइजेशन हो गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। सवाल जब ये कहानी बनी कि वहां पर उन्होंने गुंडों ने उसका किडनैप किया, पति को मार दिया, फिर उसको बांग्लादेश ले गए। अगर बांग्लादेश की कहानी नहीं आती तो ये अखबारों की कोई बड़ी घटना नहीं होती। पति पत्नी गए, पहली खबर ये आई थी कि वो स्कूटी से जा रहा था, वो खाई में मतलब कहना चाह रहा उसने सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं किया। हाँ। कई बार होता है अपराधी को समझ नहीं आता कि अपराध करने के बाद मैं क्या करूं, तो अल्टीमेटली वो जो है बदहवासी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है। और कोई औरत अगर बदहवास हालत में मुझे भी या किसी को भी सड़क पे नजर आए
तो कोई आदमी क्या करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये औरत है। मतलब ये... उसको पता लग गया कि ये जो खेल मैंने खेला है इसमें मैं फेल हो चुकी हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसको 1% भी ये नहीं था। हाँ। उसने तो अपने घर वालों को फोन किया, घर वाले आते, वो उसे ले जाते, वो घर जाके रोती फिरती है, कहती कि मुझे छोड़ दिया, कोई कहानी सुना देती कि या तो मैं वो मुझे ट्रेन में ले जाते, मैं उनकी चंगुल से भाग आई, या बताते वो मुझे गाड़ी में ले जा रहे थे तो मैं पेशाब करने के बहाने भाग गई, या किसी बहाने से वो भागती और बताती कि मैं भाग के यहाँ गई। तो अच्छा। उसकी स्टोरी में ये नहीं था, ये सरेंडर नहीं हुआ। ये तो सिर्फ जो ढाबे वाला है उसको इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि उसने सही टाइम पे पुलिस को सूचित किया, और मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस ने अकलमंदी दिखाई, मध्य प्रदेश पुलिस ने दिखाई, और उन्होंने जिस तरह से मेघालय इस बात को लेकर चिंतित था कि हमारा जो टूरिज्म खत्म हो जाएगा ऐसी गलत खबर से, उन्होंने जो एक्सपर्टाइज दिखाई उसकी वजह से ये सारे लोग अब पकड़े गए। अब हम थोड़ा सा इसके घर वालों की तरफ रुख करते हैं। अगर राजा रघुवंशी के फैमिली वालों की बात करें या सोनम रघुवंशी के फैमिली के वालों की बात करें तो दोनों ही लोग मेघालय में मौजूद थे, शिलोंग में गए हुए थे। ठीक है। अब जब ये महिला ढाबे पे आती है तो ढाबे पे बोलती है कि मुझे मेरे भाई से बात कराओ। भाई को फोन करती है, भाई फोन लेता है, फिर वो ढाबे वाला ये कहता है कि भाई ने ये बोला कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको आप इत्तला कर दो कि ये यहाँ मिली है। उसके बाद उसको पुलिस आती है और लेके जाती है। सवाल ये उठता है सर कि ये सारी चीजें हो रही थी, भाई भी ढूंढ रहा था बहन कहाँ है, मर्डर को लेकर सारे एंगल और वीडियो उनके द्वारा सोशल मीडिया पे जारी भी किया जा रहा था कि यहाँ पर उसकी लाश मिली, सारी चीजें हो रही थी। बावजूद इसके अब बिल्कुल से इस महिला का सामने आना और फोन करना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये मतलब सब कुछ करके आप कह रहे हैं कि उसने सरेंडर नहीं किया है। आप ये भी कह रहे हैं कि वो जाती माँ बाप के पास रोती पीटती, और आपने कहा कि ढाबे वाले ने समझदारी दिखाई। तो ढाबे वाले को तो भाई नहीं बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, तो रोने पीटने का तो मौका ही नहीं मिला उसको। नहीं, अब आप जो है जो भी बात हो, मैं इसका श्रेय ढाबे वाले को दूंगा कि उसने सही कदम उठाया। हो सकता है उसके मन में भी कोई बेईमानी आ जाती। नहीं तो ये भी तो उस महिला के दिमाग में ये भी तो बात जा सकती थी कि मैं ढाबे वाले के पास जाऊंगी तो ढाबा वाला मुझे घर ना पहुंचा के सीधे पुलिस थाने पहुंचाएगा, वहां किसके सामने रोऊंगी पीटूंगी। ऐसा होता है ना, जब आदमी थक जाता है, दौड़ते दौड़ते भागते भागते, जब भगौड़ा भी होता है वो भी थक जाता है। आप देखो 23 तारीख से भागी हुई है, 23 तारीख को मर्डर हुआ, 23 तारीख से लेकर आज जिस तारीख को हम बात कर रहे हैं 9 तारीख को, तो 17 दिन में आदमी थक जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती और उसका विवेक खत्म हो जाता है। विवेक तो उसका उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने ये तय किया है कि मैं अपने हस्बैंड का मर्डर कर दूं। तो इसलिए वो जानवर की श्रेणी में थी, तो जानवर के लेवल पे जब आदमी सोचता है उस समय वो कुछ तय नहीं कर पाता। जी, आखिरी सवाल, लीगल एंगल पे बात कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है तो सजा क्या मिलेगी? और ये समाज में ये किस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है? अभी कुछ दिन ही पहले मेरठ का कांड, हमने मुस्कान कांड सुना था कि काट काट के अपने पति को उसने ड्रम में भर दिया। अब ये नई नवेली दुल्हन, भाई इसको जब शादी नहीं करनी थी, बॉयफ्रेंड था इसका, तो किसी की जान लेकर, मतलब ये क्या हो चल क्या रहा है सर? आप देखिए, नीले ड्रम के बाद वो दूसरा कांड आया था कि लड़की को, उसने भी ट्रांसपोर्टर से शादी की थी, उसको 1 लाख रुपए की मुंह दिखाई मिली और उसने 1 लाख रुपए की मुंह दिखाई अपने पति के कातिल को सुपारी दे दी, जिसने उसके पति का मर्डर कर दिया। तो ये आप देखिए पिछले 5-6 महीने से ऐसी घटनाएं ज्यादा आ रही हैं जिनमें औरतें हत्यारन हैं। हत्या आदमी भी करता है, औरत भी करता है। कारण भी बताइए। वही बता रहा हूं मैं कि हिंदुस्तान में अगर 60 लाख लोग जो है अपराध करते हैं तो आज भी 23,772 औरतें जो है जेलों में हैं, और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म किया। 4% औरतें जो है जुर्म करती हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अगर आदमी कर रहा है तो आदमी के बारे में एक मान्यता है कि वो क्रूर होता है, वो औरतों को अपने ऊपर थोपना चाहता है। लेकिन ये अपवाद वाले जो मामले हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही। हिंदुस्तान ये मानता है कि औरतें सती सावित्री होती हैं, अपने पति की जान बचाने के लिए वो यमराज से भी भिड़ सकती हैं। और यहाँ उल्टा हो रहा है कि पति की जान लेने के लिए वो हत्यारों को नियुक्त कर रही हैं, उनको पैसा दे रही हैं। तो इन सबसे एक बात पता चलती है कि हमारे समाज के सोच में कोई परिवर्तन आया है। औरतों को लगता है कि पति की हत्या से उसकी संपत्ति उसे मिल जाएगी तो वो अपनी मौज मस्ती कर सकेगी। तो यहाँ जो मैं बात बताना चाहता हूँ, सरकार को एक बात लोगों को बतानी चाहिए
जो हिंदुस्तान के कानून में भी है, अंग्रेजों के टाइम से भी है, और जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें भी ये प्रोविजन है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति जो उसका वारिस बन सकता है, अगर वो मर्डर करता है तो आप समझिए उसको उस संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलता। जी। ये कानून अगर लोगों को पता चल जाए तो औरतें अपने पति, बच्चे, ससुर की हत्या करनी बंद कर देंगी। बिल्कुल। मतलब कानून की जानकारी नहीं है। सरकार को बताना चाहिए। मैं सरकार से मेरी एक ही हमेशा शिकायत रही है कि सरकार लोगों को नहीं बताती कि किस अपराध की कितनी सजा है। अगर ये बता दिया जाए रेप ये है और इसकी सजा इतनी है, तो रेप आधे से भी कम रह जाएंगे। अगर आप ये बता दें कि मर्डर करने पे ये सजा है, बहुत सारे अपराधियों को तो आज भी ये नहीं पता कि मर्डर करने की सजा क्या है। मर्डर करने की सजा है या तो आपको फांसी मिलेगी या आजीवन कारावास मिलेगा, जिसका मतलब है कि मरने के बाद आपकी लाश जेल से बाहर आएगी। ये जितने मैंने बड़े अपराधियों को बताया, दुर्दांत अपराधियों को, उन्होंने मर्डर करने छोड़ दिए, धंधा नहीं छोड़ा और किसी से मर्डर करवाते हैं, लेकिन उन्हें पता चल गया कि हम मर्डर में शामिल होंगे तो हमारी लाश जो है अंत में आएगी। तो कानून के बारे में लोगों को बताना सरकार का पहला कर्तव्य है, जो भारत की सरकारें नहीं करती। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अभी मामले में क्या कुछ सामने आएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि सोनम बिल्कुल सामने आ चुकी है और उसको ही इस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की बात हो रही है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नमस्कार।